तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ चमत्कारी मोती। ये पिछले जन्म का रहस्य का अगला भाग है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किशनगढ़ राज्य के युवराज भास्कर राव ने एक दिन अपने पिता राजा माधव राव से कहा, पिता जी महाराज, मैं आखेट करने के लिए अपने मित्रों के साथ अश्वगंधा वन में जाना चाहता हूँ। अवश्य जाओ युवराज, एक क्षत्रिय को आखेट के लिए जाना ही चाहिए। पिताजी महाराज, प्रधानमंत्री जयदेव के पुत्र महादेव से मेरी शर्त लगी है। हम दोनों में से जो ज़्यादा जानवरों को शिकार करेगा वही जीतेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है युवराज, शर्त तुम ही जीतोगे। युवराज भास्कर राव महादेव अपने मित्रों के साथ अश्वगंधा वन के पास पहुंचा। मित्रों, अब मैं और महादेव आखेट करने के लिए अश्वगंधा वन में जाएंगे। जब तक हम आखेट करके वापस लौटे तब तक तुम लोग इसी स्थान पर रुककर हमारी प्रतीक्षा करना। ठीक है युवराज। मित्रों को वहीं छोड़कर युवराज भास्कर राव और महादेव अश्वगंधा वन की ओर बढ़ गए। अश्वगंधा वन में पहुंचते ही युवराज भास्कर राव को सर्पों के जोड़े ने ढस लिया। आह, ओह, यह तो अनर्थ हो गया। अब क्या होगा। विष के प्रभाव से भास्कर राव बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। युवराज को बेहोश होकर पृथ्वी पर गिरते देखकर महादेव घबरा उठा। तभी उसकी दृष्टि दूर झाड़ियों में बनी झोपड़ी पर पड़ी। मुझे उस कुटिया में जाकर कुटिया के निवासी से सहायता मांगनी चाहिए, जिससे युवराज की जान की रक्षा हो सके। यह सोचकर महादेव कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर उसे पता चला कि कुटिया का निवासी चतुरसेन उसका पूर्व जन्म का साथी है। उसने महादेव को उसके पूर्व जन्म की घटना सुनाई। तत्पश्चात, महादेव, मेरे पास गजमुक्ता नाम का एक बहुमूल्य मोती है। मैं उस मोती को तुम्हें सौंपकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ। इतना कहे बूढ़े महात्मा ने उसे गजमुक्ता मोती की विशेषता के बारे में बताया और मोती उसे दे दिया। बूढ़े महात्मा से गजमुक्ता मोती और जड़ी बूटियों की पुस्तक लेकर महादेव वहाँ से लौट पड़ा। तभी उसके मन में एक कुविचार आया। गजमुक्ता मोती को अपने मुंह में रखकर यदि मैं युवराज भास्कर राव का रूप बदल लूँ तो मेरे मजे आ जाएंगे। तब मैं बेरोक टोक किशनगढ़ का राजा बन जाऊंगा। मन में ऐसा विचार कर महादेव ने बेहोश युवराज को खींचकर पास ही के कुएं में डाल दिया और गजमुक्ता मोती को मुंह में रखकर युवराज भास्कर का रूप बदल लिया। अब मुझे अश्वगंधा वन के बाहर खड़े हुए अपने मित्रों के पास चलना चाहिए। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महादेव तुरंत ही घोड़े पर चढ़कर अश्वगंधा के बाहर पहुंचा। युवराज, आप अकेले लौट कर आए हैं। महादेव कहाँ है। मित्र की आवाज़ सुनकर भास्कर राव बना महादेव फपक फपक कर रो पड़ा। महादेव को जंगल में शेर ने मार दिया। क्या। ओह, ये सब कहानी हम पूर्व जन्म का रहस्य में पढ़ चुके हैं। अब आगे। युवराज, यह तो आपने बड़ा ही दुखद समाचार सुनाया है। महादेव के घर वालों को अब हम क्या जवाब देंगे। महादेव की मृत्यु का हमें भी बहुत दुख है, पर अब किया ही क्या जा सकता है। जो होना था वह तो हो गया। यहाँ से जाकर हम स्वयं महादेव के पिता जयदेव जी के पास जाएंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। रात होने को है, अब हमें यहाँ से किशनगढ़ की ओर चल देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं युवराज। तब सब लोग बुझे दिल से वहां से चल पड़े। उधर भास्कर राव बना महादेव मन ही मन सोच रहा था, इन मूर्खों को क्या पता कि मैं ही महादेव हूँ। महादेव की मृत्यु के शोक में मुंह लटका कर चल रहे हैं। रात होते होते वे लोग किशनगढ़ पहुंच गए। तब महादेव उनसे विदा ले राजमहल की ओर चल पड़ा। सबसे पहले मुझे राजा माधव राव के पास जाना चाहिए। वहां पहुंचकर मुझे देखना है कि उन्हें मेरे ऊपर शक होता है या नहीं। राजमहल में जाकर महादेव सीधा राजा माधव राव के पास पहुंचा। आओ युवराज, आओ, जल्दी से हमें बताओ कि जीत किसकी हुई, तुम्हारी या महादेव की। पिताजी महाराज, आज तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। फिर भास्कर राव ने राजा माधव राव को महादेव की मृत्यु का झूठा किस्सा कह सुनाया। सारी बात सुनकर ही खेल खेल में यह तो बहुत बुरा हो गया युवराज। महादेव की मृत्यु की खबर सुनकर प्रधानमंत्री जयदेव की न जाने कैसी अवस्था होगी। हमें उनसे सहानुभूति है। महाराज, हमें इसी समय प्रधानमंत्री के पास चलकर उन्हें इस दुर्घटना से अवगत कराना चाहिए। माँ, आप लोग प्रधानमंत्री जी के पास जाने का कष्ट न करें। मैं स्वयं जाकर उन्हें सारी बात बता आता हूँ। ठीक है युवराज, तुम तुरंत जाकर प्रधानमंत्री जी को महादेव की मृत्यु की सूचना दो और उन्हें ढांढसा बंधा कराओ। माधव राव की आज्ञा पाकर भास्कर राव वहाँ से जाने को उद्यत हुआ। तो युवराज, यह तुम्हारी आवाज़ को यकाएक क्या हो गया है। तुम्हारी आवाज़ कुछ बदली बदली व भर्राई हुई सी लग रही है। ओह, लगता है महारानी को मुझ पर कुछ शक सा हो गया है।
उसने बहाना बनाया, माँ, अश्वगंधा वन में भूख लगने पर मैंने एक वृक्ष पर से फल तोड़कर खाए थे। उस वृक्ष के फलों को खाने से ही मेरी आवाज़ में परिवर्तन हो गया है। उसी के कारण आपको मेरी आवाज़ भर्राई हुई सी लग रही है। ओह, तो यह बात है। तब उन दोनों से आज्ञा लेकर महादेव कक्ष से निकल गया और उसी समय प्रधानमंत्री जयदेव के महल में जा पहुंचा। युवराज भास्कर राव, रात्रि के इस प्रहर में आप यहाँ? प्रधानमंत्री जी, मैं महादेव के विषय में आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ, वह आज सुबह आपके साथ आखेट करने के लिए अश्वगंधा वन की ओर गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा है। युवराज, महादेव कुशलता से तो है, मेरा दिल न जाने किस आशंका से घबरा रहा है। प्रधानमंत्री जी, घबराइए नहीं, महादेव सकुशल है। वह इस समय है कहाँ? ठहरिए, आपको अभी उससे मिलवाता हूँ। यह कहते हुए महादेव ने अपने मुंह में रखा गजमुक्ता मोती बाहर निकाल लिया। मुंह से मोती निकलते ही, महादेव, तुम्हारे स्थान पर तो युवराज भास्कर राव खड़े थे। वे एकाएक कहाँ विलीन हो गए और तुम एकाएक कहाँ से आ गए? पिताजी, मैं ही महादेव हूँ और मैं ही युवराज भास्कर राव हूँ। महादेव, यह सब क्या गोरख धंधा है? मेरी समझ में तो तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं आई। तुम युवराज भास्कर राव कैसे हो सकते हो? पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। महादेव, यूं पहेलियाँ ना बुझाओ और मुझे स्पष्ट रूप से सारी बात बताओ। तो सुनिए पिताश्री। फिर महादेव ने गजमुक्ता मोती के बारे में विस्तार प्रधानमंत्री जयदेव को बता दिया। सारी बात सुनकर, महादेव, क्या यह बात संभव है कि एक मोती को मुंह में रखने के पश्चात आदमी मन चाहे मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो सकता है? मुझे तो यह बात बिल्कुल कल्पित लगती है। पिताश्री, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं अभी आपको गजमुक्ता मोती का कमाल दिखाता हूँ। महादेव ने गजमुक्ता मोती को अपने मुंह में रखा और कहा, गजमुक्ता मोती, मुझे किशनगढ़ के प्रधानमंत्री जयदेव के रूप में परिवर्तित कर दे। अगले ही पल, ओह महादेव, यह तो तुम सचमुच ही मेरे रूप में परिवर्तित हो गए। अब बताइए पिताश्री कि किशनगढ़ के प्रधानमंत्री जयदेव आप हैं या मैं? तुम में और मुझ में तो जरा सा भी अंतर प्रतीत नहीं हो रहा है महादेव। गजमुक्ता मोती तो वास्तव में ही विलक्षण है। पिताश्री, इस गजमुक्ता मोती के जरिए मैं किशनगढ़ का राज्य का राजा बनने की सोच रहा हूँ। यह कैसे हो सकता है महादेव? किशनगढ़ के भावी राजा तो युवराज भास्कर राव हैं। राजा माधव राव के पश्चात भास्कर राव ही किशनगढ़ के राजा बनेंगे। पिताश्री, युवराज भास्कर राव को तो मैं अश्वगंधा वन के एक कुएं में फेंक आया हूँ। अब तक तो वह कुएं के पानी में डूबकर मर खप भी गया होगा। कहकर महादेव ने राजकुमार भास्कर राव के बारे में उन्हें सविस्तार बता दिया और बोला, और पिताश्री, अब मैं गजमुक्ता मोती के जरिए भास्कर राव का रूप बदलकर राजा माधव राव और महारानी सुनंदा के पास पहुंचा तो उन्होंने भी मुझे भास्कर राव ही समझा। अब मैं सब लोगों की आंखों में धूल झोंक कर भास्कर राव बनकर राजमहल में रहूंगा और एक दिन किशनगढ़ का राजा बनूंगा। महादेव, यह तो तुमने बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई। तुम्हारे साथ साथ अब मेरे भी दिन फिर जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है पिताश्री, लेकिन अब आपको एक बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। किस बात का महादेव? अब आपको लोगों के सामने यही प्रदर्शित करना है कि आपका बेटा महादेव अब जीवित नहीं है। वह अश्वगंधा वन में शेर का शिकार होकर मर गया है। आपको लोगों से अस अस्मित छिपा कर रखनी पड़ेगी, तभी मेरी योजना सफल हो सकेगी। तुम फिक्र न करो महादेव, मैं ऐसा ही करूँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, राजा माधव राव मेरे राह देख रहे होंगे। मुझे शीघ्र ही उनके पास पहुंचना है। जाओ महादेव, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तब महादेव भास्कर राव का रूप बदलकर तेजी से कक्ष से निकल गया। उधर अश्वगंधा वन के कुएं में पड़े हुए बेहोश युवराज भास्कर राव को पूरे 2 दिन बीत गए। 2 दिन तक पानी में पड़े रहने के कारण उस पर से विष का प्रभाव उतर गया। तीसरे दिन उसने कराहते हुए आंख खोली। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? सर्पों के विष ने माधव राव के दिमाग पर बुरा असर डाला था, जिसके फलस्वरूप वह अपनी स्मरण शक्ति खो बैठा था। वह यह भी भूल गया था कि वह कौन है। जब उसने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई तो, ओह, यह तो मैं कुएं में पड़ा हुआ हूँ। मुझे किसी प्रकार इस कुएं से निकलना चाहिए। पर मैं कौन हूँ और इस कुएं में कैसे गिर गया? मेरा नाम क्या है? उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर उसे कुछ याद नहीं आया। अंत में उसने हार कर मुंह ऊपर करके चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कोई है? मैं कुएं में गिरा हुआ हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो कृपा करके मुझे इस कुएं से निकाल दो। ऊपर कुएं के पास से गुजरते हुए एक दंपत्ति के कानों में भास्कर राव की आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर पति
अपनी पत्नी से बोला, चंदा लगता है इस कुएं में कोई आदमी गिरा हुआ है और वह अपने बचाव के लिए चिल्ला रहा है। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। तब उस आदमी ने कुएं में झांकते हुए कहा, कौन है कुएं में? किसी आदमी की आवाज़ सुनकर कुएं में पड़े भास्कर राव ने चैन की सांस ली। वह कँपकँपाती हुई आवाज़ में बोला, भाई तुम जो कोई भी हो, मेहरबानी करके मुझे इस कुएं में से निकाल दो, वरना मैं इसी कुएं में गल सड़कर मर जाऊंगा। चिंता न करो भाई, मैं अभी कुछ उपाय करके तुम्हें कुएं में से निकालता हूँ। उस आदमी ने तत्काल अपनी धोती को खोला और उसे कुएं में लटका दिया। भाई तुम इस धोती को छोर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। कुएं में पड़े भास्कर राव ने धोती का छोर पकड़ लिया और कुएं के ऊपर खड़े उस आदमी ने धोती को ऊपर खींचना प्रारंभ किया। कुछ देर बाद ही भास्कर राव कुएं से बाहर था। उस आदमी ने अपनी धोती पुनः बांध ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण ही आज मेरी जान बच सकी है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, यह तो हमारा कर्तव्य था जिसे हमने पूरा किया। पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुम इस कुएं में गिरे तो गिरे कैसे। इस बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे तो बस इतना याद है कि जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। होश में आने पर मैंने अपने दिमाग पर जोर डालकर यह याद करना चाहा कि मैं कौन हूँ और इस कुएं में कैसे गिर गया, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे यह याद न आ सका। भास्कर राव की बात सुनकर, तो क्या तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं है? हाँ, ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा। लगता है कुएं में गिरने के कारण तुम्हारे मस्तिष्क में चोट लगी है, जिसके फलस्वरूप तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो। कुछ सोचकर उस आदमी ने भास्कर राव से पूछा, बेटा जब तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो अब तुम कहाँ जाओगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। मैं तो अपने घर का पता भी भूल चुका हूँ। उसकी यह बात सुनकर बूढ़े आदमी की पत्नी ने उससे कहा, अगर ऐसी बात है बेटा तो तुम हमारे साथ चलो, जहाँ हम रहते हैं वहीं तुम रहना। आप लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं? भास्कर राव का कथन सुनकर चंदा ने कनखियों से अपने पति की ओर देखा तो उसका पति भास्कर राव से बोला, बेटा मेरा नाम जगन्नाथ है और यह मेरी पत्नी चंदा है। चंदा की उंगली पकड़े हुए यह जो लड़का खड़ा है वह हमारा एकमात्र पुत्र किशोर है। मैं अपने परिवार के साथ पास ही के मेधावन में एक गुफा में रहता हूँ और जंगली फल और कंदमूल खाकर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। यदि तुम उचित समझो तो हमारे साथ चल सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। चूँकि आपने मुझे बचाकर नया जीवन दिया है, इसलिए आज से आप लोग ही मेरे माता पिता हैं और किशोर मेरा छोटा भाई है। ओह, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है बेटा। तब वे लोग वहाँ से चल पड़े। अब भास्कर राव भी उनके साथ था। दोपहर होते होते वे लोग मेधावन में पहुंच गए थे। बेटा यही है हमारे रहने का स्थान, यही गुफा हमारा निवास स्थान है। आओ गुफा में चलें। जगन्नाथ भास्कर राव को लेकर गुफा में पहुंचा। गुफा में पहुंचकर जगन्नाथ भास्कर राव से बोला, बेटा चूंकि तुम अपना नाम भूल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारा नया नाम रखना चाहता हूँ ताकि तुम्हें पुकारने में हमें सुविधा रहे। जैसी आपकी इच्छा पिताजी। हम तुम्हें ईश्वर कहकर पुकारा करेंगे बेटा। क्या तुम्हें यह नाम पसंद है? जी पिताजी। अच्छा ईश्वर, अब तुम अपनी माँ और भाई के पास गुफा में ही बैठो। मैं तुम लोगों के खाने के लिए कंदमूल लेने जंगल में जाता हूँ। या आप क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या हुआ बेटा, तुम चौंक क्यों गए? पिताजी आज से आप भोजन की खोज में जंगल में नहीं भटकेंगे। अब आपका बड़ा बेटा आ गया है, अतः आज से भोजन ढूंढने का कार्य मैं ही करूँगा। ओह बेटा नहीं, अभी तुम इस जंगल के रास्तों से अपरिचित हो, कहीं तुम गुफा का रास्ता ना भूल जाओ। ऐसा नहीं होगा पिताजी, आप मुझे जंगल में जाने का आज्ञा दे दीजिए। मैं जल्दी ही कंदमूल लेकर गुफा में वापस लौट आऊँगा। अगर तुम जिद ही कर रहे हो बेटा तो ठीक है, जाओ जंगल में जाकर कंदमूल ले आओ। जगन्नाथ की आज्ञा पाकर ईश्वर तेजी से गुफा से निकल गया। उसके जाने के पश्चात चंदा, यह न जाने हमारे कौन से जन्म के पुण्यों का फल है जो हमें ईश्वर जैसा सुशील व आज्ञाकारी बेटा मिला है। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, ईश्वर बहुत अच्छा लड़का है। कुछ देर पश्चात ही ईश्वर जंगल में से कंदमूल लेकर गुफा में वापस लौटा। तब चारों ने मिलकर उन्हें खाया। इधर महादेव भास्कर राव का रूप बदलकर किशनगढ़ के राजमहल में रहने लगा। एक दिन जब वह राजा माधव राव और महारानी सुनंदा के पास बैठा था, पिताजी महाराज, यदि आप मेरी धृष्टता क्षमा करें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इसमें हमसे क्षमा मांगने
क्या ज़रूरत है बेटा, तुम निसंकोच होकर कहो कि तुम्हें हमसे क्या कहना है। तब महादेव ने झिझकते हुए उनसे कहा, पिताजी महाराज, मैं आपके और माताजी के सिर के बालों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ युवराज, हम दोनों के सिर के बालों को तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो स्पष्ट रूप से कहो, ताकि हम तुम्हारी बात समझ सकें। पिताजी महाराज, आपके और माताजी के सिर के बाल अब सफ़ेद होने लगे हैं। सफ़ेद बालों को काला करने के विषय में ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर राजा माधव राव व महारानी ठठाकर हंस पड़े। तो यह बात है, हम बूढ़ों को तुम फिर से जवान बनाना चाहते हो। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जल्द ही इसका अगला भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।